अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए एक पेपर की तरफ और चलते हैं और थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि इम्तिहानात में और कौन कौन से सबक के क्वेश्चन हमें ज़्यादातर देखने को मिले। तो ये वाला जो पेपर है आपके सामने जो हमने ओपन किया है, ये अप्रैल का पेपर है, इसी साल का अप्रैल का पेपर। ठीक है जी। तो अगर आप थोड़ा सा पहले एंगेज होते तो आपको ये वाला पेपर देखने को मिलता। तो यहाँ से हम थोड़ा सा अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि किस तरह का पेपर हमारे लिए भी बन रहा होगा। ठीक है जी। और किस सबक में से कौन से क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो यहाँ पर हम मिलजुल कर इनको करने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन आपको याद ही होगा, शुरुआती क्वेश्चन जो है उनको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, जिसके अंदर आपको 4 में से एक ऑप्शन टिक करना होगा। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अ सोल ट्रेडर हैज, सोल ट्रेडर मतलब वो वाला कारोबार जिसके अंदर कितने लोग होते हैं, सिर्फ एक कारोबार को चलाने वाला होता है। अच्छा जी, इसमें से उसकी खुसूसियत बतानी है। क्या है जी? अनलिमिटेड रिसोर्सेज। नहीं जी नहीं, अकेला काम करने वाला है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज उसके पास नहीं होते। ठीक है जी। उसके बाद जो रिसोर्सेज यानी जिनको हिंदी में हम संसाधन भी कहते हैं और जराए भी कहते हैं, वो लिमिटेड रिसोर्सेज, इसके बारे में सोच सकते हैं, सफिशिएंट रिसोर्सेज और नन ऑफ द अबव। तो हमारे पास ऑप्शन आ गया लिमिटेड रिसोर्सेज। तो सोल ट्रेडर यानी वो कारोबार जिसके अंदर एक अकेला शख्स कारोबार करता है, उसमें उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। एक इंसान के पास जितना भी वो अपने कारोबार में लगा सकता है वो एक सीमित मात्रा में ही हो सकता है, लिमिटेड क्वांटिटी में। तो आपने सिंपल सा बी पे टिक लगाया और आंसर हो गया। स्क्रॉल कैसे करें इसका? इसी में आपको और क्वेश्चन भी दे रखा है। और अच्छा जी, और पढ़ लो। क्या है जी? हु टेक्स द डिसीजन इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली। बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर डिसीजन कौन लेता है? जल्दी से कौन बताएगा? जल्दी 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 रेज हैंड करो और बताओ भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है। कौन? कर्ता। बहुत बढ़िया ऑप्शन बताया इन्होंने, बिल्कुल ठीक आंसर है कर्ता। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के अंदर सारे काम, सारे डिसीजन कर्ता ही लेता है। अच्छा, वैसे ही पूछ लेता हूं, कर्ता कौन होता है, जरा बताओ। एक बताओ, कोई इतनी सारी आवाजें नहीं। सबसे बड़ा जो होता है, सबसे बड़ा मतलब उम्र में सबसे बड़ा या हाइट में सबसे बड़ा? उम्र में। यानी हमारी फैमिली का सबसे ओल्डेस्ट शख्स जो होता है, सबसे पुराना आदमी, उसको हम कर्ता कहते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात और है, मैंने लास्ट क्लास में भी पहले बताई थी और पेपर में भी आई थी। कर्ता तो हो गया, बाकी सबको क्या कहते हैं? बाकी सबके लिए क्या अल्फाज यूज करेंगे? कर्ता तो हो गया कर्ता ही, बाकी सबके लिए क्या यूज करेंगे? बार बार याद रखिए, बार बार ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, को पार्टनर्स। ये कौन है? ये सारे कर्ता को छोड़ के जितने भी छोटे बड़े लोग हैं उन सबको को पार्टनर्स कहते हैं। अगला अगला क्वेश्चन जल्दी से बताओ, देखो कौन बताएगा। प्राइमरी एम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इमदाद बाहिमी सोसाइटी का पहला मकसद क्या होता है? खूब से खूब पैसा छापना, लोगों के लिए सर्व करना, अपनी प्रोडक्शन यानी पैदावार को बढ़ाना, या कुछ नहीं करना? बताओ जरा कौन सा है? इमदाद बाहिमी सोसाइटी के बनाने का मकसद क्या है? ए बी जल्दी। बी, बिल्कुल बहुत बढ़िया से। इमदाद बाहिमी सोसाइटी, इनका खुसूसन पहला मकसद होता है अपने मेंबरान का फेयर करना, उनके फायदे के काम करना। फिर दूसरा मकसद इनका होता है कि हाँ चलो कुछ पैसा वैसा भी कमा लेते हैं, लेकिन इनका प्राइमरी गोल, प्राइमरी मकसद होता है मेंबर्स को सर्व करना। याद रखना, ये सिर्फ वाहिद अपने अंदर एक ही कारोबार की शक्ल है जो पहला मकसद अपना मेंबरों को सर्व करना करती है। बाकी सारे कारोबार के मकसद सबसे पहले प्रॉफिट यानी मुनाफा कमाना ही होते हैं, सिर्फ इसको छोड़कर। ठीक है जी। चलो जी, बहुत बढ़िया है, आगे चलते हैं। अगला छोटा सा क्वेश्चन है, एक जॉइंट स्टॉक का रजिस्टर की जाएगी किसके? बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई बता देगा।
कोई भी कंपनी को अगर रजिस्टर करना है तो इनमें से कौन से कानून के तहत उसको रजिस्टर किया जाएगा, कौन बताएगा? समझदार को इशारा काफी है यहां पर। आवाज कट रही है तो दोबारा सुना देते हैं आपको कि कंपनी अगर आप खोलते हो और कंपनी को रजिस्टर्ड करना है तो वो कौन से कानून के तहत होगा? कंपनीज एक्ट। बहुत बढ़िया, आवाज कट रही है लेकिन जवाब इन्होंने पूरा दुरुस्त दिया है। कंपनीज एक्ट के अंदर आएगा। तो आपको लोगों को याद रखना है कि कंपनी के लिए बना हुआ है जॉइंट कंपनीज एक्ट। ठीक है जी। और बाकी इस चैप्टर के अंदर जितने भी सन है वो सब याद रखना भाई, चाहे पार्टनरशिप का कानून हो, है चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी का कानून हो, ये सारे कानून तारीख के साथ थोड़ा याद रखना। अगला छोटा सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन? इनमें से कौन सा तरीका ऐसा है जिसके अंदर आप सामान को डायरेक्टली सारिफीन तक नहीं पहुंचाओगे? बताओ, इनमें से कौन सा तरीका नहीं है? को कह रहा है नहीं है नहीं, नहीं है कि आपको सामान जो पहुंचाना है सारिफीन तक, उसके अंदर आप उसको सामान डायरेक्ट नहीं पहुंचाओगे, बीच में कोई होगा। कौन होगा? टेली मार्केटिंग कह रहे हैं भैया, सोचो। नॉट अ मैथड। देखो, अगर ये नॉट वर्ड हटा दूं तो टेली मार्केटिंग ठीक हो जाता। फिर क्वेश्चन होता कि डायरेक्ट सामान कैसे पहुंचता है? तो डायरेक्ट सामान पहुंचाने के बहुत सारे तरीके हैं। डायरेक्ट नहीं कह रहा, नॉट कह रहा है, नॉट। डायरेक्ट नहीं है, बीच में कोई आएगा सामान बेचने के लिए। कौन आएगा? ब्रोकर। हिंदी मत पढ़ना इसकी, सिर्फ इंग्लिश में ध्यान देना। ब्रोकर है ये। उसने खुद कहा है क्वेश्चन में, कौन सा तरीका ऐसा है जिसके अंदर आप सामान डायरेक्ट नहीं दोगे तो उसका मतलब बीच में कोई मिडिल मैन आएगा। वो ब्रोकर भी हो सकता है, वो होलसेलर भी हो सकता है, वो रिटेलर भी हो सकता है। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से ऊपर वाले क्वेश्चन से मिलता। इनमें से बताओ डायरेक्ट चैनल कौन सा वाला लिखा हुआ है? डायरेक्ट चैनल कौन सा है इनमें से? कोई और मदरसा बताए, कोई और मदरसा पकड़ो। डायरेक्ट चैनल इनमें से कौन सा बना हुआ आपको नजर आ रहा है? थोड़ा सा देखकर। बी सही है? बी फॉर बॉल है ना? बहुत बढ़िया, ठीक है, ज्यादा इनको सोचना नहीं पड़ा, सीधी सी कहानी है। डायरेक्ट चैनल का मतलब है जिसके अंदर बीच में कोई होगा ही नहीं। डायरेक्ट प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर अपना सामान सारिफीन को बेचेगा। तो बहुत सही आंसर कहा इन्होंने। प्रोड्यूसर से डायरेक्ट सामान कंज्यूमर पर आया, कोई बिचौली बीच में नहीं है, इसको कहते हैं डायरेक्ट चैनल। ठीक है जी। जैसे जैसे बीच में लोग आते रहेंगे चैनल भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन छोटा सा, रिटेलर्स आर द ट्रेडर्स हु बाय गुड्स फ्रॉम। रिटेलर किससे सामान खरीदते हैं? वाह भाई वाह, अत्यंत आसान क्वेश्चन। रिटेलर समझ गए ना आप? रिटेलर कौन होते हैं? खरीदा फरोश। ये किससे सामान खरीदते हैं? होलसेलर से। ठीक है, कंज्यूमर से नहीं खरीदते भाई, बेकार हो तुम। बहुत बढ़िया। अगला छोटा सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हट गया है। हट गया मतलब कि थोड़ा आखिर के सबकों के अंदर से है। इसका जवाब देखते हैं कौन दे पाएगा। इनमें से एडवर्टाइजिंग, ठीक है जी, इश्तिहारबाजी का कौन सी खुसूसियात नहीं है? कौन सी खुसूसियात नहीं है कह रहा है, जरा ध्यान से जवाब देना। पहली खुसूसियात कह रहा है इम्पर्सनल, दूसरी है नॉन पेड यानी इसमें कुछ देना नहीं पड़ता, आइडेंटिफाइड बाय स्पॉन्सर, और मास कम्युनिकेशन, बड़ी जनसंख्या से बात होती है। कौन सा है जो नहीं है फीचर? कौन सी खुसूसियात इश्तिहार की इसके अंदर नहीं है? इश्तिहार इम्पर्सनल होता है, इम्पर्सनल का मतलब टू वे नहीं होता। एड चल रहा होता है तो आपको पता नहीं होता, आप उससे कह भी नहीं पाते अरे भाई सुनो जरा एक बात समझ नहीं आई, वो कहेगा नहीं नहीं हम तो ऐड चला रहे हैं, आपकी बात नहीं हो सकती इसमें बीच में। तो उसको बोलते हैं इम्पर्सनल, टू वे नहीं होता। तो ये बात तो फीचर में आती है। आइडेंटिफाइड बाय स्पॉन्सर, याद रखो इश्तिहार जो है वो किसी स्पॉन्सर के जरिए ही किया जाता है।
और चौथा मास कम्युनिकेशन, ये एक बड़ी आवाम तक पहुंचाने का ही तरीका होता है। एक ऐड आप चलाते हो वो लाखों लोग देख लेते हैं। तो एक फीचर जो इसके अंदर नहीं है वो क्या है, नॉन पेड, मतलब ये फीचर नहीं है मतलब एडवर्टाइजिंग करने के लिए भाई साहब आपको कीमत देनी पड़ती है। सही था, देना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट फ्री नहीं होती, यहां पर आपको कीमत देनी पड़ती है। तो इश्तिहार आपके लिए एक पेड फॉर्म है, तो यहां पर नहीं पूछा था तो नॉन पेड आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख कर लेते हैं, वो क्या है, एडवर्टाइजिंग इज अफेक्टेड बाय डैश फैक्टर। आपकी जो इश्तिहार है वो इश्तिहार इनमें से कौन से फैक्टर से असर करेगी, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। बहुत सीधा सा आंसर है ऑल। कोई भी चीज असर कर सकती है भाई, लोगों का टेस्ट बदल रहा है, मार्केट के अंदर फैशन बदल रहा है, लोगों के हालात उतार चढ़ाव कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, तो हर तरीके से आपकी इश्तिहार में भी तब्दीली होगी जैसे जैसे ये तब्दील होगा। अगला क्वेश्चन कोई भी बता देगा हमारा भाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कौन सी चीज आती है, रेडियो, इंटरनेट, टेलीविजन या सब। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या चीजें आती हैं इनमें से, सीधा सा आंसर है ऑल। इलेक्ट्रॉनिक में सभी चीजें आ जाती हैं, रेडियो भी आ गया, टीवी भी आ गया और इंटरनेट भी आ गया। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ, बताओ। सारिफीन का तहफ्फुज का जो कानून था वो कब लागू हुआ, मतलब हर साल क्वेश्चन है ये, बताओ कौन सा साल था। अबे नहीं भाई, सी 1986। मत भूलो ये कानून, हाथों पे उंगलियों पे कहीं पर भी लिख लो भाई, एक दूसरे के साथी के लिख दो कि 1986 में एक कानून बना था, जिससे तुम्हें एग्जाम तक याद रहे ये बात। उंगली पे लिख के जरूर लेके जाना, लेकिन इम्तिहान से पहले मिटा देना वरना अंदर पकड़े जाओगे। 1986 CPA, मतलब हर पेपर में ही आपको क्वेश्चन मिल जाता है। हाँ, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में पता भी होगा। आपको पता है कि कंज्यूमर जब अपनी कार्यवाही करने जाता है तो उसके पास 3 अदालतें होती हैं, एक डिस्ट्रिक्ट था, जिला था, एक स्टेट था और एक नेशनल था। हाँ जी, 3 थी। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे अगर आप स्टेट कमीशन के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो आप कहां जाएंगे, बताइए। अगली कड़ी कौन सी है, अगर आप स्टेट कोर्ट से, स्टेट कमीशन से संतुष्ट नहीं है, उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया और आप कह रहे हैं मेरे को समझ नहीं आया, मैं तो और ऊपर जाके बड़ी और कार्रवाई करूंगा और लंबी चौड़ी, तो फिर आप आगे कहां जाएंगे, सोचो। सबसे पहला कौन है, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट, स्टेट के बाद नेशनल और उन सब के बाद सुप्रीम कोर्ट। तो अब आप कहां खड़े हैं पहले ये सोच लीजिए। आप स्टेट पे खड़े हुए हैं, स्टेट पे खड़े हुए हैं और आपका यहां से डिसीजन आया और आप कह रहे हैं मैं संतुष्ट नहीं हूं। तो अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो मेरे भाई आप अगले वाले के अंदर अपनी याचिका डालिए और उसके अंदर कार्रवाई करने की कोशिश करिए। वो कौन है अगली, नेशनल। तो बहुत सीधी सी तरतीब है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाते हैं और यहां पर संतुष्ट नहीं है तो आप स्टेट में जाएंगे, आपको स्टेट से भी नहीं मिला तो फिर नेशनल जाएंगे, नेशनल में भी नहीं मिला तो फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और यहां नहीं मिला तो मेरे भाई मुल्क से बाहर जाएंगे। फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो आपको मतलब इंसाफ इंसाफ लड़ते रहो, फिर इंसाफ मिलना कहीं नहीं है। पहले भी आया था कंज्यूमरिज्म का जो अल्फाज है ये किसके लिए बना है, कंज्यूमरिज्म, बताओ। फिर वही समझदार को इशारा काफी है, पूरा पूरा क्वेश्चन के अंदर जवाब छुपा हुआ है। कंज्यूमरिज्म किसके लिए बनाया गया, खुसूसन कंज्यूमर यानी सारिफीन के लिए बनाया गया, जिसके अंदर हम सारिफीन के तहफ्फुज के लिए कानून बनाते हैं और उनके साथ जो अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं उसके लिए कदम उठाते हैं। अगले क्वेश्चन पे फिर दोबारा चलते हैं। देखो अब कौन बताएगा, जल्दी से बता दो। नेशनल कमीशन ने ऑर्डर दिया और आप संतुष्ट नहीं है तो आप कहां जाएंगे, कौन से कोर्ट जाएंगे। हाँ ये हुआ है इशारों से, लेकिन कुछ मदरसे हमारे 4 का इशारा कर रहे हैं, 4 का मतलब क्या हुआ, हाँ 3, ठीक है ठीक है, छोटा नजर आ रहा था, बहुत बढ़िया। तो आप में से कोई कॉपी पेन लेके बैठा हुआ है आज, कॉपी पेन लेके नहीं बैठे आज,
अगर कहीं पे एक छोटा सा पर्चा हो आपके पास तो उस पर छोटी सी चीज नोट कर लीजिए, छोटी सी चीज नोट कर लीजिए, बस ये जो मैंने छोटा सा चार्ट दिया ये कहीं लिख लीजिए आप। ये आपको 1 रुपया दिलवा देगा पेपर के अंदर, आराम से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये तरतीब लिख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, सुप्रीम, और इस तरह से एरो बना लीजिए। यहां नहीं हुआ तो यहां जाएंगे, यहां नहीं हुआ तो यहां जाएंगे, और यहां नहीं हुआ तो यहां जाएंगे, और इसके बाद मैंने आपको बता दिया फिर आप कहां जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान सी तरतीब रहेगी, इससे आपको नाम भी याद रहेंगे और यह भी याद रहेगा कि अगर हम संतुष्ट नहीं हुए तो हम कहां जाएंगे अगली। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और सुप्रीम, बिल्कुल बढ़िया तरतीब बन गई आपकी, आराम से क्वेश्चन आएगा, आप क्रैक कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और नोट कर लेना छोटी सी, वो क्या थी? डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप कब जाते हो? जब जो सामान है उसकी कीमत 20 लाख से कम हो। यह चीज भी याद रखो, ठीक है। नया कानून के मुताबिक इसकी लिमिट बढ़ चुकी है, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में नहीं ऐड हुआ है। स्टेट में कब जाओगे? 20 लाख से तो ज्यादा हो बट 1 करोड़ से कम हो। और नेशनल में कब जाओगे? जब 1 करोड़ से जायद की बात हो रही हो तब। ठीक है जी। सुप्रीम के अंदर आपको जाने की इजाजत नहीं है, आपके लिए ये 3 ही इजाजत है, वो तो तब जब नेशनल में नहीं हो पाएगा तब आप सुप्रीम जाओगे। ठीक है जी, ये 3 ऑप्शन आपके पास, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन पक्कर तुम्हारे पेपर में मिलेगा, जैसी क्वेश्चन पेपर में आएगा तुम्हारे दिमाग में मैं जरूर आऊंगा ये कहकर कि देखा ये क्वेश्चन जरूर आया। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच राइट प्रोवाइड्स ड्यू कंपनसेशन टू कंज्यूमर? इनमें से कौन सा अधिकार है जिससे सारिफीन को कंपनसेशन यानी हर्जाना मिलता है? बता दो जल्दी से, कौन सा कानून है जिसके जरिए उसको हर्जाना मिलता है? यानी अगर उसके साथ कुछ नुकसान हो गया तो उसका नेमो बदल क्या मिलेगा उसको, वो कौन सा कानून बताता है इन चारों में से? बताओ जी कौन सा? इशारे सही नहीं आ रहे हैं, इशारे सही नहीं आ रहे हैं। देखो कंपनसेशन, ध्यान से सुनो, कंपनसेशन। आपने इलेक्ट्रिक हीटर खरीदा था, गर्म नहीं कर रहा था, पानी ठंडा कर रहा था, आप शिकायत लेकर पहुंचे तो अब वो उसको वापस करेगा, पैसा देगा। हीटर फट गया, उसकी वजह से आपको कुछ नुकसान हो गया, वो मिलेगा, वो चीज आ रही है, कंपनसेशन की बात हो रही है। वो कौन से कानून के तहत मिलेगा आपको? ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। राइट टू सीक रिड्रेसल इसका आंसर है, कहीं पर भी नोट कर लीजिए भाई साहब। देखिए हर्ड का जो है वो है सुनने का अधिकार, वो सुनने के लिए था। ये आपका चुनने का अधिकार था, आपकी मर्जी जो चाहे सामान चुने। और राइट टू बी इन्फॉर्म, उसकी जिम्मेदारी थी कि आपको सामान के बारे में पूरी इत्तला दे। यहां पर वो बात ही नहीं हो रही, वो कह रहे सब चीजें हो चुकी, यहां पर तो कुछ ऐसा हो गया कि कोई हादसा पेश आ गया, तो अब आपको जो हादसे के बदले में बदल मिलेगा वो कैसे मिलेगा, वो कौन से कानून के तहत मिलेगा? तो उसका नाम है राइट टू सीक रिड्रेसल। इस कानून के तहत ही आपको कंपनसेशन मिलेगा, चाहे वो कोर्ट दे और चाहे वो सेलर दे। ठीक है जी, अगले पे चलते हैं। लगभग खेलते खेलते हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं, या गालिबन 10 नंबर आपके सेव हो गए हैं। सिर्फ 18-20 नंबरों की कहानी दूर रहती है हमारी, एक एक नंबर जोड़कर बूंदे भरती चली जाएंगी और इम्तिहान में आपका पासिंग रिजल्ट करीब हो जाएगा। कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूं तो आपको लग रहा होगा, आपको खुद भी महसूस हो रहा होगा कि कोई इतने खतरनाक क्वेश्चन नहीं थे। तो अगर हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ के जाएंगे तो हम एमसीक्यू आराम से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कंज्यूमर कौन होता है? इतनी छोटी सी डेफिनेशन पूछ रहा है वो। आपकी नजर में सारिफीन कौन है? जो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम, उपभोग करता है, उनका इस्तेमाल करता है, उनको अपने इस्तेमाल के लिए खरीदता है, या उसमें ये सारी ही खुसूसियत होती हैं। सारी ही डाल देते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगेन कंज्यूमर का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन जवाब दे पाएगा। कौन सा राइट रिफ्लेक्ट दैट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू टू कंसिडरेशन एट अप्रोप्रिएट फोरम? मतलब इनमें से कौन सा अधिकार आपको यह बताता है, कौन सा अधिकार ये आपको बताता है कि अगर आपके साथ कोई वारदात पेश आ गई तो आपके लिए कुछ मंच बनाए गए हैं, आपके लिए
कुछ मंच यानी कुछ फोरम्स बनाई गई हैं, कौन से कानून के तहत आप वहां पर जाएंगे? राइट टू बी हर्ड है, बहुत बढ़िया, यही है सुनने का अधिकार जो आपकी सुनवाई करेगा वहां पर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कंज्यूमर की कौन सी जिम्मेदारी नहीं है? बताओ कौन सी जिम्मेदारी है जो उसकी नहीं है? उसकी बात को सुना जाए ये उसकी जिम्मेदारी है, वो अपने हिसाब से सोचे ये उसकी जिम्मेदारी है, जागरूक रहना उसकी जिम्मेदारी है, शिकायत करना उसकी जिम्मेदारी है। कौन सी है जो जिम्मेदारी नहीं है? कह रहा है, ध्यान से सुनना, जिम्मेदारी की बात हो रही है, अधिकार की बात नहीं हो रही। आपकी जिम्मेदारी बताइए, आपकी कौन सी नहीं है आपकी जिम्मेदारी? ए, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो हमारा अधिकार है, ये जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी देखो क्या है, आपकी जिम्मेदारी है अपने हिसाब से सोचना, मेरी जिम्मेदारी है जागरूक रहना, सही सामान खरीदना आपकी जिम्मेदारी है, और अगर कोई हादसा पेश आ जाए तो शिकायत करना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी नहीं है, वो क्या है? सुना जाना। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपका अधिकार है। अगली की ओर चलते हैं, कंज्यूमर का तहफ्फुज का कानून क्यों बनाया गया? अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? कोई और मदरसा बताए, कोई और मदरसा। जो सो रहा है उसको पकड़ो, जो सो रहा है उसको पकड़ो, कौन सो रहा है आज? हाँ, कोई और नया मदरसा देखिए। बड़ा बहुत निहायत आसान क्वेश्चन है, अगर ये भी जवाब नहीं दे पा रहे तो बड़ी गड़बड़ है। सारिफीन के तहफ्फुज का कानून क्यों बनाया गया? आपके सामने 4 वजूहात लिखी हुई हैं। पहली वजूहात, सारिफीन को इग्नोर किया जाता था, वो किसी संगठन की शक्ल में नहीं थे, ठीक है जी, उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे थे, ये सारी वजह थी जी। अगली आवाज आपकी, मदरसा इस्लामिया वक्फ सूरत। नहीं, एकजुट होकर बोले, तुक्केबाजी नहीं करनी, थोड़ा सोचे। कंज्यूमर के तहफ्फुज का कानून क्यों बनाया गया था? जी क्या बता रहे हैं, बताइए। दो दो का इशारा आ रहा है। ये दो का इशारा दिखने में तो बड़ा खूबसूरत लगता है, इस तरह से कि लग रहा होता है हम दूसरे मुल्क में बात कर रहे हैं, तो अच्छा रेस्पॉन्स है। हाँ, देखिए आप में से जिसने 4 का इशारा दिया है उसकी पीठ थपथपा दीजिए। हाँ, देखिए थोड़ा समझदारी से, थोड़ा समझदारी से। कंज्यूमर के तहफ्फुज का कानून सिर्फ इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। 2-3 वजूहात थी। कंज्यूमर को इग्नोर मतलब उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती थी, और मैंने शुरुआत में भी बताया था सबक के अंदर कि हम लोग अकेले थे, अकेले मतलब कंज्यूमर सारिफ अकेला था। अब वो एक नहीं है, वो ग्रुप बन चुका है कंज्यूमर एक्ट बनने के बाद। तो ये तीनों वजूहात हैं, इसकी वजह से हुआ है। आगे की तरफ क्वेश्चन लेके चलते हैं। फिर दोबारा इसी सबक का क्वेश्चन, आप मतलब अंदाजा लगाइए इस सबक के लगभग कितने क्वेश्चन आपके सामने अभी अभी में मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा अधिकार यह बताता है कि आपको चीजों के बारे में जानना चाहिए और वो कैसे इस्तेमाल होंगी वो भी आपको पता होना चाहिए? बताइए कौन सा अधिकार आपको बताता है कि आपको अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए और उनका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी जानना चाहिए? आपको आपका कौन सा अधिकार यह बात बताता है? इन्फॉर्म करना, सुनना, एजुकेशन करना या चुनना? जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है। कौन सा कानून आपको यह बताता है कि आपको आपके कानून पता होने चाहिए? नहीं, सुनना सुनाने की बात खत्म हो गई मेरे भाई, आगे बढ़ो अब इससे। सुनने का मतलब क्या है कि अगर आपके साथ कोई वारदात पेश आ गई है तो आप उसको बताएं, वो सुनना हो गया, सुनवाई। कौन सा? नहीं, इन्फॉर्म करना नहीं होगा। इन्फॉर्म करना क्यों नहीं होगा? मैंने आपको बताया था, जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो उसकी लेबलिंग के ऊपर बाकायदा पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, कितना सामान है, कितने रुपए का है, कब खत्म होगा, कब शुरू होगा, सारी चीजें उस पर लिखी हुई होती हैं। ये वाला कानून कह रहा है आपको जागरूक होना है कि आपके अधिकार क्या है। आपको ये बात कौन सिखाएगा? जिसको तुमने शाबाशी दी थी इस क्वेश्चन के अंदर उसने अपनी शाबाशी वापस ले लिया। अब इनसे शाबाशी वापस ले लो। अब
अब शाबाशी वापस ले लो इनसे, इन्होंने माशाल्लाह से तीनों ऑप्शन गलत बताए हैं। अबे मेरे भाई, किसी भी कंज्यूमर को उसको जागरूक करना या उसको ये बताना, मेरे भाई आपके ये अधिकार हैं, सरकार ने आपको कानून के तहत ये अधिकार दिए हैं, ये आपकी जिम्मेदारियां हैं। ये सब चीजें आपको कंज्यूमर एजुकेशन बताती है, जो कि खुद आपका छठा अधिकार है। आपके 6 अधिकारों में से आखिरी अधिकार तो यही है कि भाई साहब अपने अधिकारों को जान लीजिए प्लीज। कोई पड़ोसी आपको आकर नहीं बताएगा, और उन अधिकारों का कैसे इस्तेमाल करना है वो, इसके लिए कैसे काम करते हैं, इसके लिए बहुत सारी एनजीओज काम करती हैं। वो आपके लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती हैं, उसके अंदर आपको बुलाती हैं और आपको बताती हैं किस तरह से आप अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन किसी और मदरसे को देखिए जी। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, पिछले पेपर में। ज्वेलरी पर कौन सा मार्क होता है, किसी नए मदरसे को देखिए। ज्वेलरी पर कौन सा मार्क होता है, यह बात पिछले क्लास में भी लगभग आ चुकी है। इशारे देख पा रहा हूं मैं इनके, 3-3 के इशारे आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया ऑप्शन है सी, हॉलमार्क। लिख लो कहीं पर अपने पर्चों पर, पर्चे नहीं है तो साथी के हाथों पर कहीं भी लिख लो, गोल्ड पर जो मार्क होता है उसका नाम हॉलमार्क है। इतनी बात तो हो गई। हाँ जी चलो, इतनी बात हो गई। अब हाथ ये भी बता दो, ये बचे हुए मार्क किसके ऊपर होते हैं। एक क्वेश्चन से 3 शिकार करो। आईएसआई मार्क कौन से प्रोडक्ट पर होता है, इलेक्ट्रिकल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स, लंबे वक्त तक चलने वाली चीजें और इलेक्ट्रिकल सामान। आईएसआई एग मार्क, एग जो वर्ड बना है वो एग्रीकल्चर से बना है, तो एग्रीकल्चरल आइटम के ऊपर, जैसे जो आप एग्रीकल्चरल आइटम खरीदते हो, दालें हैं, चावल हैं, ये सब चीजें, इनके ऊपर जो वहां से सर्टिफिकेशन मिलता है आपको, वो एग मार्क होता है। और आईएसओ जो है ये इंडियन स्टैंडर्ड कहलाता है। ये बहुत सारी कंपनी ले सकती हैं, यानी एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन होता है। आप भी अगर कल को कोई कंपनी बनाते हो तो उसके अंदर आईएसओ रजिस्टर्ड कर सकते हो, उससे एक स्टैंडर्ड पता चलता है कि हाँ ये कंपनी एक स्टैंडर्ड कंपनी कहलाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते। मैंने अभी आपको बता दिया था ये बात, बिल्कुल भी निराश मत करना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के लिए सामान की कीमत कितनी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, डिस्ट्रिक्ट के लिए जो कीमत है वो 20 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 20 लाख के अंदर होनी चाहिए। क्वेश्चन हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ यूं ही रुक कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा अब सबक अलग चले गए हैं, दूसरे सबक की तरफ आते हैं। वेज एम्प्लॉयमेंट, जो लोग रोज कारोबार करके पैसा कमाते हैं, जो रोज का रोजगार करते हैं, क्या मतलब समझते हैं आप उनसे, इनमें से कौन सा मतलब है उसका, जो वेज एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, जिनको आप भाड़े पे जो लोग कहते हैं, काइंड ऑफ इसी तरह का, भाड़े पे काम करते हैं लोग, वेज एम्प्लॉयमेंट। कौन होते हैं ये वो लोग होते हैं जो कारोबार करते हैं, ये वो लोग होते हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं, बदले में उनसे वेतन लेते हैं। ये एक तरीके की क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी ये एक तरीके की मईशती सरगर्मी है, या ये कुछ भी नहीं है, बताओ जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, बी बिल्कुल ठीक है, बी बिल्कुल ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं, बदले में उनसे कुछ वेजेस या सैलरी लेते हैं, वेतन से पता चलता है। खूबसूरत जवाब इनका माशाल्लाह। अगला क्वेश्चन करियर को लेके, करियर पाथ का मतलब बताओ। आपकी नजर में करियर का क्या मतलब है, ये बहुत आया हुआ क्वेश्चन पेपर में, बार बार आया है। करियर का मतलब क्या है, करियर का मतलब है अलग अलग जॉब्स करना, एक तरीका ढूंढना अपने करियर के लिए, प्रोफेशनल डिग्री हासिल करना, या कोई बड़ा जॉब टाइटल यानी ओहदा हासिल करना। बता दो जरा जल्दी से, करियर का मतलब क्या है। देखो वो इशारा मिल रहा होगा आपको, भाई करियर का मतलब ये नहीं अलग अलग नौकरी या जॉब पोजीशन पे जाना, कोई खास डिग्री हासिल करना ये भी करियर का मतलब नहीं है, कोई खास मकाम हासिल करना ये भी नहीं है। इसका मतलब होता है तरीके ढूंढना अपने करियर में क्या क्या करना है। तो आंसर हो गया बी, और चल दो आगे। करियर में
दो तरीके की चॉइस होती है। कौन कौन सी? ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भाई अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है कमाने से मुतालिक, तो आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है? या तो मेरे भाई अपने लिए काम करना या फिर दूसरों के लिए काम करना। तो दो ही ऑप्शन होते हैं, एक को कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक को कहते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट। तो आंसर हो गया सी। आंसर हो गया सी। आप किस में से चुनोगे? आपको क्या करना है? तो दो ही ऑप्शन है, या तो अपने लिए काम करो या दूसरे के लिए। अपने लिए काम करोगे तो रेडी पटरी दुकान कपड़ा जो भी करना है वो तुम्हारा अपना काम है, और अगर दूसरे के लिए काम करना है तो नौकरी सरकारी प्राइवेट जो भी आपको करनी है वो नौकरी के अंदर दाखिल है। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं करियर में, अपने लिए रोजगार या दूसरों के लिए काम करके रोजगार। अगला छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपसे बिल्कुल आसान है। आप अपना करियर चुनते हुए क्या चीज देखते हैं? हाँ, करियर को चूज करते हुए आप क्या देखते हैं? रुचि, आपका इंटरेस्ट किस में है, आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आपके अंदर क्या काबिलियत है, या ये सब चीजें देखते हैं? करियर चूज करते हुए आप क्या क्या चीजें देखते हैं? सभी चीजें। ये ऑल वाले क्वेश्चन बड़े अच्छे आते हैं पेपर के अंदर, लेकिन एक बार थोड़ा पढ़कर तय कर लेना कि हाँ सारे लगभग आ रहे हैं या नहीं। अगर आपको लग रहा है चार ऑप्शन में से दो पर तो आपको मोहर लग रही है, ये दो तो पक्का आते हैं, तो बस तीसरे वाले की टेंशन मत लेना, ऑल पे लगा देना। अगर दो पर पक्का लग रहा है कि ये दो ऑप्शन तो आते हैं। अगला क्वेश्चन छोटा सा है, एंटरप्रेन्योरशिप। जो मैंने आपको बताया था कि एंटरप्रेन्योरशिप आज बहुत चल रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, नए नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं और उन आइडियाज को तब्दील कर रहे हैं एक कंपनी की शक्ल के अंदर, जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। इसकी वजह से देश में बेरोजगारी क्या होती है? बताओ जी, आप बताओ। मदरसा दारुल उलूम सूरत वाले बताएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए मुल्क में बेरोजगारी क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, जितनी है उतनी है? बेरोजगारी बढ़ती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देश को बेरोजगार बनाने में लगे हुए हैं आप लोग। मतलब अगर आप में से किसी शख्स को एक आइडिया आया कि मैं सोच रहा हूं किसी पुरानी चीज से कुछ नई चीज बनाकर बाजार में बेचूं, तो आपके हिसाब से इससे बेरोजगारी बढ़ेगी देश में? बताओ बताओ बताओ, बेरोजगारी बढ़ेगी घटेगी? तो आपने बढ़ेगी क्यों कहा? आप तो झटका देगा हमें। यहां तो सरकार खासकर प्रोग्राम चला रही है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप कीजिए, शुरुआत कीजिए। पैसे नहीं है, हम कर्जा देंगे ब्याज के साथ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप शुरुआत कीजिए, काम कीजिए, जिससे देश में रोजगार बढ़े और बेरोजगारी कम हो। तो यहां पर वर्ड बेरोजगारी था, तो हम ऑप्शन पे डिक्रीज लगाएंगे, यानी कमी आना। अगर यहां रोजगार होता तो बढ़ोतरी की तरफ लगा देते। 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके हिसाब से एक सफल एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या खासियत होती है? देखो कितना आसान क्वेश्चन है, मैंने अभी इशारा दे दिया है आपको, मैंने अभी आपको इशारा दे दिया है कि आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल शख्स जो कारोबार को तगड़ा करके चलाता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाता है और एक फेम बनाता है मार्केट में, आपके हिसाब से कौन सी काबिलियत होती है उसके अंदर? वो कॉन्फिडेंट होता है, वो सारे डिसीजन जिम्मेदारी से लेता है, वो बहुत हार्डवर्क होता है, या उसमें ये सारी ही काबिलियत होती हैं? बताओ, दारुल उलूम सूरत वाले बताओ हमारे साथी। चार। देखो फिर वही वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ आ रहा है ऑल, है ना? और ऑल के लिए मैंने आपसे क्या कहा? देखो थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचोगे मिल जाएगा। आपके हिसाब से अगर कोई भी इंसान सक्सेसफुल है तो कॉन्फिडेंस तो लाजमी है, बिना कॉन्फिडेंस के वो क्या ही करेगा। दूसरी क्वालिटी, सारे जिम्मेदारी से काम करता है, ये भी सही है। हार्ड वर्किंग है, ये भी सही है। तो ऑप्शन होगी ऑल और सीधा सीधा आपके खाते में नंबर। अगला क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन हमारे मुकम्मल हो जाएंगे जल्दी से। आखिरी क्वेश्चन है, देखते कौन बताता है। एक एंटरप्रेन्योर डू द थिंग एज, वो एक एंटरप्रेन्योर क्या काम करता है, जैसे दूसरों से अलग क्या काम करता है? जैसे जो लोग कर रहे हैं वही करता है, लोगों से कुछ अलग करता है। वो एक आलसी इंसान होता है, वो कुछ भी नहीं करता। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? इशारा बिल्कुल सही आ गया है, दो की तरफ इशारा है। एंटरप्रेन्योर इसलिए बनता है क्योंकि वो दूसरों से अलग सोचता है और दूसरों से अलग करता है।
आखिरी क्वेश्चन, एक एंटरप्रेन्योर के काम क्या है? फिर देखो, फिर वही क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन है, ऑल वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देना। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या खासियत होती है? वो इनोवेटिव होता है, वो नई नई चीजें सोचता है। अच्छा, वो जोखिम उठाने वाला होता है, वो सारे काम को मैनेज करता है, या वो सारे काम करता है? डी बिल्कुल ठीक है। यहां पर आपके 20 क्वेश्चन मुकम्मल तौर पर हो गए हैं। और अगर ये 20 क्वेश्चन में से हम अंदाजा भी लगाएं, अगर 15 क्वेश्चन भी सही कर लिए जाते हैं, जो कि मेरी नजर में तो नहीं है, बाकी अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी तो उसके लेकर तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे। लिहाजा अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई सही से हुई है, थोड़ी बहुत का मतलब किताबी पढ़ाई भी छोड़ दीजिए आप, अगर आपने सिर्फ क्लासेस में सही से बैठकर कुछ चीजें नोट करी और समझी थी, तो इन 20 में से अप्रोक्स 15 क्वेश्चन आपके खाते में आएंगे आएंगे। और 15 क्वेश्चन आपके खाते में आने का मतलब आप अपने रिजल्ट से सिर्फ 10 नंबर दूर होंगे, जिसके लिए आपका पूरा पेपर पड़ा हुआ है नीचे की तरफ, पूरा पेपर। ये पूरा पेपर आपके लिए है कि अब आप इसमें इतने क्वेश्चन होंगे कि आप उनको अटेम्प्ट करके कहीं से भी 10-15 नंबर निकाल सकते हैं। और ये कुछ नंबर आपको मिनिमम क्राइटेरिया की तरफ ले जाएगा कि कम से कम हम पास हो जाए और हमारी मार्कशीट पर भी पासिंग रिजल्ट आ जाए, और हम फर्दर आगे कुछ और पढ़ने का या करने का सोचें तो हमारे लिए रास्ते खुले हों। ठीक है जी। अगर इतना भी नहीं होता तो बुरा मत मानना, लेकिन फिर बहुत ही गड़बड़ है। और बहुत गड़बड़ का मतलब साफ है कि या तो आपने लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ये ज्वाइन करा है, कि आपके अंदर इसका कोई इंटरेस्ट, कोई रुचि थी नहीं, बकायदा आपको डंडे की जोर पर बिठाया गया था, पढ़ो वरना पिटोगे। ठीक है जी। या फिर हमें ऐसा लगा कि कुछ अच्छा लग रहा है, ये कुछ भाई साहब सामने आके कुछ अच्छा सा बोलते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम भी हाँ हूं कर देते हैं, और हमारी क्लास खत्म हो जाती है। ऐसे रोज कुछ ना कुछ होता है, टीवी पर कोई आता है, वो कुछ 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 पढ़ाता है और हमें अच्छा भी लगता है, तो हम सोचते हैं अच्छा लग रहा है, चलो कर लेते हैं। तो ये वजूहात अगर है तो फिर गड़बड़ है। वरना आप में से कोई जेन्युइनली बताए कि इतना खतरनाक इस पेपर में कुछ था जिसके अंदर आपको लगा हो कि भाई ये तो इतना डिफिकल्ट है कि हमसे ना होगा भैया, हम ना कर पाएंगे। कहीं पर भी ऐसी चीज अगर महसूस हो कि आपको हाँ बहुत खतरनाक चीज थी, कि हाँ ये पढ़ाई से बहुत ऊपर थी, इसके अंदर वो सवालात पूछे गए जो हमने ना सुने, ना पढ़े, ना देखे, ओहो ये तो इतने खतरनाक क्वेश्चन है। नहीं, सारी चीज ऐसी थी कि हाँ सुनी भनी चीज थी। कुछ चीजों पर हमें कॉन्फिडेंस था कि ये तो मुझे जवाब पूरा पक्का पता है, कुछ चीजों के अंदर मैं डाउटफुल था कि यहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी। और उसकी वजह बात ये है कि थोड़ा सा आपने जोर कम दिया है, इसलिए। ठीक है जी। तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए, पेपर पक्का आसान रहेगा, ये बात पक्की है, लेकिन आसानी का लेवल आपकी पढ़ाई के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छे लेवल से पढ़ाई करी हुई है तो निहायत पेपर आसान लगेगा आपको। और मेरे भाई, ना पढ़ने वाले के लिए तो क्या ही आसान और क्या ही मुश्किल, उसको तो सब कुछ ही आसान लगता है। फिर सब कुछ आसान लगता है, क्योंकि जब कुछ आता ही नहीं तो सब कुछ आसान है। वो कहता है बड़ा आसान पेपर आया था, मैं तो ऐसा लिख कर आया हूँ, खुद मुझे ही नहीं पता मैं क्या लिख कर आया हूँ। फिर इम्तिहान में उसके असरात नजर आते हैं। चलिए जल्दी से कुछ ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आप थोड़ा सा इसमें साथ दीजिएगा। अगला जो हमारा सेक्शन है, उस सेक्शन का नाम है फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स। दो दो नंबर के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बड़ा सीधा सा, कौन सा कौन सी एक्टिविटी है जो आपको ये कहती है पैसा कमाओ? अरे भैया, बिजनेस की पहली क्लास शुरू हो गई है यहां पर। कौन सी कौन सी सरगर्मी है जो आपसे कहती है मकसद पैसा कमाना है? कौन सी सरगर्मी है जो आपसे कहती है मकसद पैसा कमाना है? बिल्कुल पहली क्लास शुरू हो गई यहां पर आपकी, पहली क्लास। जवाब में कुछ आ रहा है? हाँ, माशी सरगर्मी पहला जवाब है, माशी। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ, बाईस तेईस, अरे
23 देखिए, 23 बड़े क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक छोड़ दी, मतलब करने हैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन है जिस पर लगता है ज्यादा टाइम लगेगा वो। रमन ने एक जनरल स्टोर खोला, जो एक बड़ा बिजनेसमैन है और वो नेस्ले के प्रोडक्ट्स बेचता है। ठीक है जी। ही परचेज प्रोडक्ट ऑफ नेस्ले डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन इन बल्क। और ये जो शख्स है रमन, ये नेस्ले के डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट सामान खरीदता है अपनी दुकान के लिए। ठीक है जी। और उनको मार्केट में बेचता है स्मॉल शॉपकीपर्स, छोटे छोटे दुकानदारों को, फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द सिटी। लगभग शहर के हर कॉर्नर के जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको सामान बेचता है। बिल्कुल सीधा सा जवाब है। तो ये नेस्ले का सामान बेचता है, खरीदता किससे है? किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, और फिर छोटे छोटे दुकानदारों को बेचता है। आपके हिसाब से रमन का जनरल स्टोर कौन सा है? कौन सा है? होलसेलर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक पहचाना उन्होंने। इन्होंने कहा डिस्ट्रीब्यूटर से सामान खरीदता है और सामान खरीद कर फिर वो छोटे छोटे दुकानदारों को बेचता है, तो वो होलसेलर है। यानी वो जो है वो कौन सा व्यापारी हो गया? थोक व्यापारी। ठीक है जी, थोक व्यापारी है ये, थोक में काम करता है और आगे ये सामान बेचता है। तो यहां पर आपको होलसेलर लिखना है, थोड़ा सा उसके बारे में बताना है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन क्या है? मून ऑयल मिल रिफाइंड ऑयल बनाती है और ये पूरी प्रोडक्शन शशि ऑयल डिपो में होती है। हु इन टर्म सेल्स इट टू वेरियस रिटेलर, और यहां से ये सारा सामान बहुत सारे रिटेलर को बेचा जाता है। मिस कमला परचेज 3 kg ऑफ ऑयल फ्रॉम रामाजी ग्रोसरीज। मिस कमला कोई औरत जिन्होंने रामाजी भंडार की दुकान से 3 किलो ये तेल खरीदा है। नेम द होलसेलर एंड रिटेलर। बताइए इस पूरे सबक के अंदर होलसेलर कौन है और रिटेलर कौन है? मून ऑयल कंपनी एक तेल बनाती है, तो वो तो प्रोड्यूसर है। वो प्रोड्यूसर नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है होलसेलर कौन है और रिटेलर कौन है। तो रिटेलर तो वो है जिससे आपने सामान खरीदा। मान के चलिए आप मिस कमला है, ठीक है, आप कमला बहन है, तो कमला बहन ने जिससे सामान खरीदा, वो रिटेलर है। तो कमला बहन ने सामान खरीदा है किससे? रामाजी ग्रोसरीज से। तो हमने लिखा, सुनो भाई, ये जो रामाजी हैं ये दरअसल रिटेलर हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सामान आगे सारिफिन को बेचा है। तो सारिफिन जिससे सामान खरीद रहा है वो रिटेलर है। अच्छा जी, और इन्होंने किससे खरीदा? तो आगे लिख रहा है सामान बनाया तो इस वाली कंपनी ने, और ये सारी प्रोडक्शन शशि ऑयल को देती है। और ये शशि ऑयल का काम है इस सारे सामान को छोटे छोटे खरीदा फरोशों में बेचना। तो भाई खरीदा फरोश जिससे सामान खरीद रहे हैं उसका नाम शशि ऑयल है। तो ये जो शशि ऑयल है ये दरअसल होलसेलर है। यस, बस ये आपको 2 चीजें इसमें बतानी थी। नाम इसके अंदर थे 4 और आपको बता रहे थे कोई 2। पहला वाला इंसान मैन्युफैक्चरर था, प्रोड्यूसर था जो तेल बनाता था, और आखिरी वाली जो थी कमला बहन वो थी कंज्यूमर। तो एक प्रोड्यूसर एक कंज्यूमर, बीच में शशि ऑयल आया, ये था होलसेलर। और शशि ऑयल अपना सामान बेचता है दुकानदारों को, जिसमें से एक दुकानदार था रामाजी, ये है आपका रिटेलर। तो इस तरह से आपके सारे लोग बढ़ गए। बस लास्ट क्वेश्चन है, ये एक बार नजर कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिल रहा है। मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, मिस्टर विकास एक कारोबार चलाते हैं जिस कारोबार का नाम है सोल प्रोपराइटर। ठीक है जी, अकेला काम करता है बंदा। कारोबार में भाई साहब को नुकसान हो गया है और उन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया है। नुकसान होने के बाद उनके जो सरमाए हैं वो 5 लाख रुपए के निकले हैं। कितने के निकले हैं? 5 लाख रुपए के। और उनके ऊपर जो कर्जदारी है वो 8 लाख रुपए की है। तो कितना लाख बकाया है अभी? 5 लाख की सरमाए मौजूद है और लोग कर्जदार जो आपके घर पे खड़े हुए हैं उनका कर्जा आपको देना है 8 लाख। तो कितना कर्जा बाकी है अभी? 3 लाख बाकी है। ठीक है जी, आगे देखते हैं क्या करना है। उसके पास अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, एक बड़ा सा बंगला है, छोटी सी गाड़ी है,
वो 8 लाख रुपए की है, तो आपके हिसाब से वो क्रेडिटर को कितना पैसा देगा? तो आपका सरमाया है 5 लाख, ठीक है जी, और आपका जाती सरमाया जो है वो है 8 लाख जाती, और आपके पास जो लाइबिलिटी यानी कर्जदारी है वो भी है 8 लाख रुपए। तो आपका कुल सरमाया तो मेरे भाई 13 लाख रुपए बैठा, कम अपना मिलाकर और अपना कारोबार का मिला के कुल सरमाया 13 लाख रुपए आपके पास। कर्जदार खड़े हुए 8 लाख रुपए के। जिस कारोबार की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सोल प्रोपराइटर, और सोल प्रोपराइटर के मुताबिक जो कारोबार इंसान इसमें करता है उसकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब आपको बताया गया था कि देखो, कर्जा उतारने के लिए अगर कारोबार का सरमाया कम पड़ा तो आपको अपने जाती पैसों में से देना पड़ेगा भाई। तो अब आपका जाती 8 और कारोबार का 5, तो कुल मिला के 13 हो गया। जिन लोगों को कर्जा उतारना है वो 8 लाख है, तो आप कर्जदारों को पूरे 8 लाख दोगे या नहीं दोगे? तो आपको वो पूछ रहा है आप बिजनेस बंद करते हुए क्रेडिटर को कितना पैसा देंगे, तो हम लिखेंगे प्यार से कि वो पूरे 8 लाख रुपए अपने लेनदारों को वापस करेगा, 5 लाख रुपए अपने कारोबार में से निकालेगा और 3 लाख रुपए अपनी जाती प्रॉपर्टी में से निकालेगा। ठीक है जी। हाँ, अगर ये कोई और ऐसी बिजनेस की शक्ल होती जिसमें उसकी उधारी अनलिमिटेड नहीं होती तो फिर वो अपने एसेट में से ही करता, जो करना था अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी पे आने नहीं देता। तो इस तरह के क्वेश्चन मेरे भाई इम्तिहान में आएंगे। डेट शीट आपकी लगभग आ ही चुकी है और 24 को आपका इम्तिहान है, इसका 24 अक्टूबर को पहला ही इम्तिहान आपका जो है वो बिजनेस का है। तो पहले इम्तिहान से अच्छी शुरुआत होगी तो इंशाल्लाह आगे और भी अच्छा रहेगा। और इसके अंदर कोई ताखीर की चीज़ भी नहीं है कि पेपर बाद में था। तो अब आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। कहाँ से शुरू करेंगे? जो तरतीब आपको पहले आज से 3 दिन या 3 क्लास पहले बताई गई थी कि पहले ये सबक करना, उसके बाद ये सबक करना, इस तरतीब से आप चलेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी ही आप काफ़ी अच्छी तैयारी कर लेंगे। बाकी आपके सामने पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे थोड़ा आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस तरीके के इम्तिहान में क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई नई चीज़ नहीं लगेगी आपको पेपर में। 2 पेपर हमने कर लिया, आपको ऐसा ही लगेगा कि बिल्कुल आम पेपर है। बस फर्क इतना है कि वहां पर कोई कैमरा नहीं होगा और हम बहुत सारे बच्चे एक साथ नहीं होंगे और मैं वहां मौजूद नहीं होऊंगा। बस आप और आपका जहन वहां पर मौजूद होगा जिसमें आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है इंशाल्लाह। तो इसी के साथ आज की क्लास हम मुकम्मल करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि आप अपने इम्तिहान के लिए एक अच्छी जम के तैयारी करेंगे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी।